हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। और ये फरवरी 2021 का संस्करण है। इससे पहले हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी के संस्करण को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें बता दें कि ये क्रॉनिकल का वीडियो कंप्लीट नहीं है। मतलब कि जो टॉपिक्स प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए हैं उस टॉपिक को छोड़कर एक्स्ट्रा टॉपिक जो है उसे इस वीडियो में कवर किया गया है। और रेस्ट टॉपिक आप प्रतियोगिता दर्पण के वीडियो से देख लें, आपको कंप्लीट एक मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये घटनाक्रम में पहला टॉपिक है 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो देखिए, ये 12 दिसंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने 5वां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। और इसके तहत भारत और इसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें कुल 2 चरण हुए थे, जिसमें पहला चरण में कुल 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों को परिणाम जारी किया गया है। और चरण 2 को देखा जाए तो एक्चुअली ये कोविड-19 के कारण निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, जिसे नवंबर में फिर से शुरू किया गया है। ठीक है, और ये मई 2021 तक पूरा होने की संभावना है। ठीक है, इसमें चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। और इस टॉपिक में है कि कुपोषण के मामले में 18 में से 11 राज्य में आयु के अनुपात में कम लंबाई वाले बच्चों की अनुपात बढ़ रहा है। ठीक है, और 14 राज्य में लंबाई के अनुपात में कम वजन वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। और 17 राज्य में एनीमिया से पीड़ित पाए गए हैं बच्चे। और सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 12 में से 23 महीने की उम्र के बच्चों का टीकाकरण कवरेज काफ़ी सुधार पाया गया है। 12 से 23 महीने की उम्र के जो बच्चे हैं उनके टीकाकरण कवरेज में काफ़ी सुधार पाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क। तो देखिए, ये जो तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क है एक्चुअली खुले समुद्र में जो खतरों के लिए रियल टाइम निगरानी को सक्षम करने के लिए जो तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क का विस्तार। और इसमें देखा जाए तो हिंद महासागर की तटीय देश जैसे कि मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें पहले से ही मॉरिशस में, सेशल्स में, श्रीलंका में पहले ही तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क में इसको एकीकृत किया जा चुका है। और पहला चरण में देखा जाए तो देश के समुद्र तट पर 46 रडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं। और चरण 2 देखा जाए तो वर्तमान में चल रहे परियोजना में तटरक्षक बल द्वारा स्थैतिक रडार स्टेशन और 4 मोबाइल रडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उसमें अंततः देखा जाए तो जैसे कि खुले समुद्रों पर यातायात के संबंध में सूचना के आदान प्रदान के हिस्से के रूप में नौसेना को कुल 36 देशों और 3 बहुपक्षीय निर्माणों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौता को अंतिम रूप देने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। ठीक है, और अब तक 22 देशों के साथ, ठीक है, 22 देशों के साथ एक बहुपक्षीय निर्माण के साथ समझौता संपन्न हो चुका है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नए प्रकार का SARS-CoV-2 वायरस। तो देखिए, ये 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नए प्रकार का SARS-CoV-2 वायरस के संदर्भ में महामारी विज्ञान संबंधी निगरानी और प्रत्युत्तर को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। अब देखिए, ये यूनाइटेड किंगडम ने WHO को एक नए प्रकार के SARS-CoV-2 वायरस जिसका परीक्षण के अधीन प्रकार है VUI 2020-12/01 इसके बारे में सूचित किया है। यूनाइटेड किंगडम ने WHO को एक नए प्रकार का SARS-CoV वायरस का सूचित किया है। ठीक है, अब देखिए, इसका जो नाम दिया गया है परीक्षण के अधीन वो है VUI 2020-12/01। इसका मतलब क्या है? VUI का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। और ये 2020 जो हो गया वो 2020 ईयर हो गया, साल। फिर आपको मंथ का इंडिकेट कर रहा है 12, यानी ये दिसंबर मंथ का। और 01 जो है ये वेरिएंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे। और इस प्रकार का जो संक्रमण है वो अधिक तेजी से फैलता है और ये युवा जनसंख्या को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर देखा जाए स्पाइक प्रोटीन। इसमें स्पाइक प्रोटीन जो है N500Y परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण घटक है
जो कि वायरस द्वारा ACE2 मानव रिसेप्टर को बांधने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो एन क्या दर्शाता है, ये अमीनो एसिड के दर्शाता है। ठीक है, फिर इसमें आपको देखा जाए 501, तो ये जो है कोरोना वायरस का अनुवांशिक संरचना में 501वां स्थान पर मौजूद है। ठीक है, और वाई क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि उस स्थान पर एक अन्य अमीनो एसिड के साथ प्रतिस्थापित किया गया है जो वाई द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल बैग नीति 2020। देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कई उपायों की घोषणा की गई है। ठीक है, पहले हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे वजन से ज़्यादा हम लोग के बैग के वजन होते थे। ठीक है, और इस चीज़ को अब शिक्षा मंत्रालय ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए कुछ नई नीतियाँ बनाई हैं। अब देखिए वो नई नीतियाँ क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए दूसरी कक्षा तक होमवर्क नहीं दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को जो दूसरी क्लास तक है उसको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। फिर आपको कक्षा 3 से 6 के लिए साप्ताहिक 2 घंटे का ही होमवर्क होगा। फिर 6 से 8 के लिए ये प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क होगा। उसके बाद क्लास 9 से 12 के लिए जो होता है उसमें अधिकतम 2 घंटे का ही होमवर्क होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बैग के वजन के बारे में। बैग का अगर वजन देखा जाए तो जो प्री प्राइमरी में होंगे उनको बैग की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर कक्षा 1 से 2 के लिए बैग का जो वजन होगा वो 1.6 से लेके 2 kg तक के बीच ही होगा। फिर कक्षा 3 से 5 के लिए देखा जाए तो ये 1.7 से लेके 2.5 kg तक होगा। फिर कक्षा 6 से लेकर 7 के लिए बैग का वजन 2 किलो से लेकर 3 किलो तक होगा। फिर आपको कक्षा 8 के लिए 2.5 किलो से लेकर 4.5 किलो तक होगा। कक्षा 9 और 10 के लिए ये 2.5 किलो से लेकर 4.5 किलो तक होगा। और कक्षा 11 से लेकर 12वीं तक के लिए ये 3.5 किलो से लेकर 5 किलो तक होगा। ये बैग का वजन निर्धारित किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है 5 फिल्म मीडिया इकाइयों का विलय का मंजूरी। तो देखिए 23 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विलय की मंजूरी दी है। देखा जाए तो भारत में एक वर्ष में लगभग 3,000 मूवीज हर साल बनती है और दुनिया का ये सबसे बड़ा फिल्म निर्माता जगत है। ठीक है, जहां उद्योग के नेतृत्व में ये निजी क्षेत्र करता है। और देखा जाए इसमें किनका किसमें विलय हो रहा है, तो ये फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, इन चारों का विलय होगा NFDC में। ठीक है, मतलब इन 5 का विलय हो जाएगा लेकिन नाम NFDC का रहेगा। और इसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ NFDC के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, इसमें आगे देखा जाए तो NFDC है क्या, तो NFDC जो अगर है तो वो एक तरह का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मुख्य रूप से भारतीय फिल्म उद्योग के संगठित, कुशल और समन्वित विकास की योजना बनाने और इसे बढ़ावा देने के लिए 1975 में निर्मित किया गया था। ठीक है, ये NFDC को। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है गरिमा गृह। गरिमा गृह के बारे में देखा जाए तो ये 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने गुजरात के बड़ोदरा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह गरिमा गृह का उद्घाटन किया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए जो आश्रय गृह बनाया गया है उसका नाम रखा गया है गरिमा गृह। अब देखिए तो इसमें जो उद्देश्य है वो है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना, जिसमें उसको आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा सके। प्रायोगिक आधार पर देश में चयनित 13 आश्रय गृह स्थापित करने के लिए 10 शहर को चुना गया है। शहरों का अगर नाम देखा जाए तो है बड़ोदरा, नई दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, जयपुर, कोलकाता, मणिपुर, चेन्नई, रायपुर और मुंबई, ये सारे शामिल हैं। देखा जाए तो ये योजना जो है वो मंत्रालय द्वारा चिन्हित प्रत्येक घरों में कम से कम 25 यानी न्यूनतम 25 ट्रांसजेंडर का पुनर्वास करेगी।
ठीक है। और ये एक प्रायोगिक परियोजना है और इसके सफल होने पर देश में अन्य हिस्सों में भी इसे लागू करने की योजना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शिगेला संक्रमण। तो देखिए, दिसंबर 2020 में केरल के कोझिकोड जिले में शिगेला संक्रमण के मामले का पता चला। ठीक है, इसको आंत को इफेक्ट करता है, जो शिगेला नामक बैक्टीरिया से एक वंश से होता है। मतलब शिगेला नाम का एक बैक्टीरिया का वंश है, उससे ये होता है और विशेष रूप से ये अफ्रीका और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ देखा जाए तो ये जो बैक्टीरिया है उससे अंतर्ग्रहण, जिसे इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करने के बाद एपिथेलियल लिनिंग पर हमला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में सूजन और बाद में गंभीर मामलों में कोशिका नष्ट भी हो जाती है। ठीक है, देखिए इसके जो लक्षण है वो है दस्त, उसमें भी आपको अक्सर देखा जाए तो खूनी और दर्दनाक हो। फिर आपको पेट दर्द, बुखार, मतली और उल्टी है। ठीक है, अब देखिए ये संक्रमण जो है वो व्यक्ति से व्यक्ति फैलता है और दूषित भोजन और पानी के माध्यम से प्रसार सबसे आम बात है। और अगर इसके रोकथाम के लिए देखा जाए तो विशेष रूप से आपको भोजन तैयार करने और खाने से पहले साबुन से हाथ महत्वपूर्ण है धो लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निसर्ग ग्राम। तो देखिए, आयुष मंत्रालय ने पुणे के पास उरुली कंचन गांव में निसर्ग ग्राम परिसर को प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी की 21वीं शताब्दी के आवास के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। तो देखिए ये 7 दिसंबर 2020 को जर्मनी में से जारी किया गया। ठीक है, और यहाँ ग्रीन हाउस गैस का जो सबसे बड़ा वर्तमान में जो उत्सर्जक देश है वो है चीन, और ये इस लिस्ट में 33वें स्थान पर है। ठीक है, फिर आपको ऐतिहासिक रूप से जो सबसे बड़ा प्रदूषक देश है वो है यूएसए, और ये इस लिस्ट में 61वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो वैश्विक रूप से जो CCPI के जो वार्षिक रिपोर्ट के लिए मूल्यांकन किए गए जो देश है उसमें से कोई भी देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर नहीं है। ठीक है, अब देखिए CCPI जो बता रहे थे, तो CCPI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं है, चौथे स्थान पर आता है स्वीडन और 5वें स्थान पर आता है यूके, और जो भारत है वो 10वें स्थान पर है और लगातार ये दूसरे वर्ष है 10वें स्थान पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है अमेरिका द्वारा भारत मुद्रा हेरफेर निगरानी सूची में शामिल। तो देखिए 16 दिसंबर 2020 को अमेरिका जो है, अमेरिका राजकोष विभाग द्वारा डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन हेतु उपाय करने के संदेह में मुद्रा हेरफेर वाले जो देश हैं उसकी निगरानी सूची शामिल किया गया है। इसमें बेसिकली आपको भारत, ताइवान और थाईलैंड इसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको चीन, जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर और मलेशिया इस लिस्ट में शामिल है। एक्चुअली देखा जाए तो इस लिस्ट का अर्थ नहीं बनता है। ठीक है, एक्चुअली क्योंकि जैसे इस हेरफेर करने वाले जो घोषित किया गया है इस पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, लेकिन इससे जो वैश्विक वित्तीय बाजार में देश के प्रति विश्वास में कमी हो सकती है। ठीक है, और अब देखा जाए तो अमेरिकी राजकोष विभाग द्वारा मुद्रा हेरफेर करने वाला देश घोषित करने हेतु कुछ मानदंड है। इसमें है पहला कि किसी देश का अमेरिका के साथ 1 साल के दौरान जो न्यूनतम $20 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष हो जाए। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि 1 साल के दौरान उस देश के जो GDP है वो 2% से अधिक विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप रहा हो। फिर तीसरा पॉइंट है कि 1 साल के दौरान उस देश का वैश्विक चालू खाता अधिशेष GDP के 2% से अधिक रहा हो। ठीक है, और देखा इसमें तो अमेरिका जो है, अमेरिकी राजकोष विभाग जिसे कहते हैं US ट्रेजरी, उसके द्वारा जो है स्विट्जरलैंड और वियतनाम को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश के रूप में भी घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा भांग को सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची से हटाया।
भांग को इंग्लिश में कहा जाता है कैनबिस। 2 दिसंबर 2020 को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CND कहा जाए या हिंदी में संयुक्त राष्ट्र मादक औषध आयोग कहा जाए, ने भांग को सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची से हटा दिया। CND ने WHO द्वारा वर्ष 2019 की गई सिफारिश के अनुमोदन किया है और जिसमें भांग को सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची से हटाने के लिए कहा गया था। अब देखा जाए तो इसमें कुल 53 देश हैं और जो पक्ष के निर्णय में जो वोट गिरे हैं उसमें कुल 27 देशों के वोट गिरे हैं और विपक्ष के निर्णय में वोट गिरे हैं 25 देशों के। यूक्रेन जो है वो मतदान में भाग नहीं लिया था और भारत का वोट गिरा था पक्ष में। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे WHO छूट गया है, हम इसको PDF में ठीक कर देंगे। WHO के अनुसार भांग जो है वो एक जेनरिक शब्द है और जिसका इस्तेमाल जो है वो कैनबिस सैटिवा पादप से निर्मित मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली साइको एक्टिव औषधि मिश्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब ये इसमें से जब हट चुका है, आपको हानिकारक ड्रग्स की लिस्ट से ये जब हट चुका है तो ये चिकित्सा के उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक। तो देखा जाए तो ये 17 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश के चिल्हाटी के बीच एक रेलवे लिंक को संयुक्त रूप से उद्घाटन किया और ये हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक जो है वो दोनों देशों के बीच ये 5वीं रेल संपर्क सेवा बन गई है। इससे पहले जो 4 हैं, पेट्रापोल भारत में और बेनापोल बांग्लादेश में, दूसरा है आपको गेदे भारत में और दर्शन बांग्लादेश में, फिर है सिंगाबाद भारत में और रोहनापुर बांग्लादेश में, फिर आपको राधिकापुर भारत में और बिरोल बांग्लादेश में। ये 4 पहले हैं और 5वां आपको हो गया है हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी। देखिए एक्चुअली हल्दीबाड़ी अगर चिल्हाटी के बारे में देखा जाए तो ये रेल संपर्क जो था वो 1965 तक चालू था और ये विभाजन के दौरान कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का हिस्सा भी था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक ज्ञान सूचकांक 2020। तो देखा जाए तो ये 10 दिसंबर 2020 को दुबई में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम नॉलेज फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से जारी किया और ये सूचकांक 7 क्षेत्रों के तहत 133 परिवर्तित कारकों पर आधारित है। अगर इस सूचकांक में देखा जाए तो पहला 3 स्थान दिया गया है, स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है जिसका मान है 73.6। फिर दूसरे स्थान पर आता है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का मान है 71.1। फिर तीसरे स्थान पर फिनलैंड 70.8 और भारत का स्थान अगर देखा जाए तो वो है 75 जिसका मान है 44.4 और ये अन्य दक्षिण एशियाई देशों से आगे है। ठीक है, और इसमें जो अगर अन्य दक्षिण एशिया क्षेत्र में अगर सबसे पीछे किसी कंट्री को देखा जाए तो वो है बांग्लादेश जिसका स्थान रहा 112। पहले 138 पे था लेकिन इस बार ये 112वें स्थान पर है और इसका मान था 35.9। ये बांग्लादेश का है। ठीक है, चलिए ये किसी भी दक्षिण एशियाई देश में सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व हथियारों के बाजार पर सिपरी रिपोर्ट। तो देखिए 7 दिसंबर 2020 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे सिपरी कहा जाए द्वारा विश्व में हथियारों के बाजार पर एक रिपोर्ट जारी की गई। तो इस रिपोर्ट के तहत देखा जाए तो वर्ष 2019 में जो शीर्ष 25 निर्माताओं द्वारा की गई जो कुल बिक्री में अमेरिकी हथियार उद्योग का 61% हिस्सा रहा, फिर चाइनीज हथियार का 15.7% हिस्सा था। ठीक है, और ये कुल बिक्री 2019 में लगभग आपको $361 बिलियन का था जो कि पिछले साल मतलब 2018 के रिकॉर्ड के हिसाब से 8.5% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, और वैश्विक हथियारों पर जो व्यय हुआ उसमें शीर्ष 10 में मतलब जो 10 कंपनियां, अगर टॉप 10 कंपनीज देखा जाए जो वैश्विक हथियारों के व्यय में, तो आपको इसमें से 6 कंपनी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है और 3 कंपनी चीन की है। और ऐसा पहली बार हुआ है
कि पश्चिम एशिया की एक हथियार कंपनी भी इस शीर्ष 25 में शामिल हुई है। वो कौन है? तो यूएई की है एज, यूनाइटेड अरब अमीरात की एज कंपनी जो है वो 22वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हवाना सिंड्रोम। तो देखिए हवाना सिंड्रोम जो है अपने आप में एक अनोखा टॉपिक है। ठीक है, कैसे? इस टॉपिक को देखिए। दिसंबर 2020 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2016 में क्यूबा में अमेरिकी राजनयिकों द्वारा अनुभव की गई हवाना सिंड्रोम नाम का एक रहस्यमय न्यूरोलॉजिकल बीमारी का संभावित कारण निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण है। निर्देशित माइक्रोवेव विकिरण को इंग्लिश में कहा जाए तो डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन है। ठीक है, अब माइक्रोवेव रेडिएशन जो होता है वो माइक्रोवेव हथियार से होगा। तो देखिए ये माइक्रोवेव हथियार जो है वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार है, मतलब डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जो कि अपने टारगेट को ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में बहुत ही अत्यधिक केंद्रित कर एक एनर्जी के रूप में उसको टारगेट करता है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं हुआ क्या। तो 2016 के अंत में हवाना में तैनात कुछ अमेरिकी राजनयिक या फिर अन्य कर्मचारी वहाँ अपने कमरे में थे या अपने घरों में थे। ठीक है, उनको हुआ यूं कि एक अजीब सा आवाज़ सुनने और अजीब शारीरिक सनसनी को अनुभव कर बीमार हो गए। और इसके जो लक्षण थे वो थे मतली, गंभीर सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, नींद की समस्या और श्रवण हास्य शामिल था। ठीक है, मतलब उन्हें अलग अलग तरह का आवाज़ें सुनाई देती थी। तब इस बीमारी को हवाना सिंड्रोम के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ 19 विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा जांच किए गए और मामलों की व्याख्या करने पर निर्देशित संपीड़ित रेडियो आवृत्ति ऊर्जा को हवाना सिंड्रोम का सर्वाधिक संभावित कारण माना गया है। ठीक है, मतलब डायरेक्टेड पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को हवाना सिंड्रोम का सर्वाधिक संभावित कारण माना गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है केनरा बैंक का तकनीकी उत्पाद FX4U। ठीक है, देखिए ये FX4U के बारे में, ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है केनरा बैंक, और वो एक नई तकनीक उत्पाद जिसे FX4U के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रेषण यानी कि फॉरेक्स रेमिटेंस की शुरू करने की घोषणा की है। और देखा जाए केनरा बैंक का मुख्यालय तो वो है बेंगलुरु में, और केनरा बैंक के जो MD और CEO हैं वो है लिंगम वेंकट प्रभाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। देखा जाए तो 22 दिसंबर 2020 को भारतीय सेना ने नए बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। अब देखिए इस पैकेज में निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा या स्थायी दिव्यांगता सुरक्षा, आंशिक दिव्यांगता सुरक्षा एवं पर्याप्त धनराशि वाला विमान दुर्घटना बीमा सुरक्षा के साथ साथ सेवारत कर्मियों की मृत्यु की स्थिति में उच्चतर शिक्षा तथा बालिका विवाह सुरक्षा सहित अत्यधिक आकर्षक लाभ प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020 की रिपोर्ट। BFSI का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो हिंदी में कहते हैं उसे बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस। और उसका ये मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट है 2020, जिसे विजिकी द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब देखिए शीर्ष 3 स्थान अगर देखा जाए 2020 में बैंकों का, तो पहले स्थान पे है HDFC, दूसरे पे ICICI और तीसरे स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर वॉलेट में देखा जाए तो गूगल पे और फोन पे ये 2020 में सबसे अग्रणी रहे। फिर आपको नियो बैंक में पहले स्थान पर रहा योनो। अब सोच रहे होंगे नियो बैंक क्या है, तो नियो बैंक एक प्रकार का प्रत्यक्ष बैंक है जो पारंपरिक शाखा नेटवर्क के बिना विशेष रूप से ऑनलाइन संचालित होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है RBL बैंक, बैंक बीमा साझेदारी की है किसके साथ, तो ये ICICI प्रूडेंशियल के साथ किया है। ठीक है, RBL बैंक का बैंक बीमा यानी बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप हुआ है ICICI प्रूडेंशियल के साथ। चलिए नेक्स्ट है व्यापारियों को अपने ग्राहकों से संपर्क रहित और दुरुस्त भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगी यस बैंक की एक विशेष सेवा, और वो है SMS पे। ठीक है, SMS पे नाम का सेवा शुरू किया गया है यस बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट टॉपिक है इन्फिनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म। उन विदेशी कंपनियों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा देश में व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और ये शुरू किया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। देखिए होगा यूं इस प्लेटफॉर्म में कि उन्हें बैंकिंग समाधान के साथ साथ जो मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि एक व्यावसायिक इकाई, कॉर्पोरेट फाइलिंग, लाइसेंस और पंजीकरण, फिर एचआर सेवाएं, अनुपालन और कराधान, इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए बैंक ने सेवा प्रदाता के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन। तो देखिए ये 20 दिसंबर 2020 धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की 8वीं उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया। देखा जाए तो ये बंगाल के 24 परगने जिले के अशोकनगर एक कुएं से तेल उत्पादन शुरू करने के साथ ओएनजीसी में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा। भारत के जो निर्धारित 8 उत्पादन बेसिन है उसमें से ओएनजीसी की अब 7 में खोज पूरी हो चुकी है। ठीक है, और उत्पादन शुरू कर दिया गया है जो भारत के स्थापित तेल और गैस रिजर्व का 83% है, यानी 83% है। ठीक है, और देखा जाए ओएनजीसी के बारे में तो ओएनजीसी भारत की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादन कंपनी है जो देश की कुल हाइड्रोकार्बन का जो उत्पादन होता है उसका 72% उत्पादन करती है। ठीक है, ओएनजीसी। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा। तो ये 22 दिसंबर 2020 को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश निर्माण के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने $500 मिलियन का एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है और इस परियोजना से 783 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। और देखिए ऋण की परिपक्वता अवधि जो है वो 5 वर्ष की और रियायत के साथ इसे 18.5 वर्ष है। ठीक है, और देखा जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें आपको लगभग 40%, ठीक है 40% यातायात जो है वो सड़क के थ्रू होता है। ठीक है, और इस परियोजना के तहत होगा यूं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क है लगभग 5000 किलोमीटर आपदा जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा और साथ ही प्रोजेक्ट डिजाइन और कार्यान्वयन में जलवायु के लचीलेपन के पहलू को शामिल करने में मंत्रालय का सहयोग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100। इसमें देखा जाए तो ये 1 दिसंबर 2020 को इंडियन ऑयल ने देश में ऑक्टेन 100 का उपयोग शुभारंभ किया है। ठीक है, और ये XP 100 के रूप में ब्रांडेड इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल का 10 शहर में उपयोग के लिए शुभारंभ किया गया है और इंडियन ऑयल का प्लान है कि इसे 2 चरण में देश में लागू किया जाएगा। 15 शहरों में सुविधा प्रदान करने की इसकी योजना है। किसकी? इंडियन ऑयल की। ठीक है, देखिए ये जो 2 चरण में होगा तो प्रथम चरण में होगा कि ये पेट्रोल जो है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे, चुनिंदा स्थानों पर होगा। 1 दिसंबर 2020 से इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, फिर जब दूसरा चरण शुरू होगा तो इसकी उपलब्धता होगी चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि और कलकत्ता शहरों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर। देखिए नियुक्ति में है कि जितने भी नियुक्ति थे उसे हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण फरवरी के संस्करण में कवर किया है। इस बुक में अगर कोई एक्स्ट्रा है तो सिर्फ ये है, तो इसको हम लोग यहाँ कवर कर लेते हैं। इसमें देखा जाए तो WHO फाउंडेशन ने भारतीय मूल के वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? तो अनिल सोनी को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। तो देखिए इसमें पहला है आपको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020। तो हुआ यूं कि दिसंबर 2020 में संस्थागत श्रेणी के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 हेल्प एज इंडिया को प्रदान किया गया। किसमें किया गया? तो संस्थागत श्रेणी में। ठीक है, और ये पहली बार है किसी संस्था को, मतलब किसी भारतीय संस्था को ये सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए हेल्प एज इंडिया जो है वो 1978 में बनी थी और ये पिछले 4 दशकों से जो वंचित वर्ग के वृद्ध की देखभाल और कल्याण द्वारा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए काम कर रहा है।
और इसमें देखा जाए तो पिछली बार जो एक भारतीय को मिला था लगभग 28 साल पहले 1992 में ये पुरस्कार मिला था JRD टाटा को, और उन्हें मिला था व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है, उन्हें सम्मानित किया गया था। और अभी ये संस्थागत श्रेणी में हेल्पेज इंडिया को सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2020। तो ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड मतलब सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इस्पात के क्षेत्र में 2020 का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखा जाए तो सेल लगातार 2 वर्ष इस पुरस्कार का विजेता रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। तो देखिए ये स्वाप फाउंडेशन द्वारा और जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा स्थापित सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अशरफ पटेल को दिया गया है, ठीक है। और यूनिसेफ दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साझेदारी में उन्होंने 8 दक्षिण एशियाई देशों में किशोर के जीवन पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक जांच उपकरण वितरित किया है। अशरफ पटेल जो है वो प्रवाह और कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। तो ये 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का जो विजेता है वो है इन्वेस्ट इंडिया। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र अंकटाड ने भारत की इस राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी को जिनेवा में, जहां अंकटाड का मुख्यालय है, वहां सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020। तो देखिए 3 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक प्राथमिक स्कूल के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले ने ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 जीता, और इसमें उसे $1 मिलियन मिला। अब देखिए इन्हें दिया क्यों गया है? तो इन्हें दिया गया है उन लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में एक त्वरित प्रक्रिया कोडित पाठ्य पुस्तक क्रांति शुरू करने के लिए उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। रंजीत सिंह दिसाले जो है वो पुरस्कार का जो राशि है, ठीक है, ऐसे रंजीत सिंह दिसाले जो है वो 32 साल के हैं, और जो उनका जो पुरस्कार का राशि है वो आधा हिस्सा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले अन्य 9 शिक्षकों को देने की घोषणा की है, जिससे कि वो अपने काम को और बेहतर रूप से जारी रख सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है निधन। निधन में पहला है सुगाथा कुमारी। तो देखिए ये प्रख्यात मलयालम कवियत्री हैं, संरक्षणवादी और महिला अधिकारों की कार्यकर्ता, जिनका 23 दिसंबर 2020 को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है करीमा बलूच। तो करीमा बलूच जो है वो पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान में सरकारी अत्याचारों के बारे में जो मुखर रहने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनको कनाडा के टोरंटो में मृत पाया गया। नेक्स्ट है इकबाल अहमद खान। तो देखिए ये जो है दिल्ली घराने के खलीफा, संगीत के उस्ताद इकबाल अहमद खान का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रॉबिन जैकमैन। रॉबिन जैकमैन जो है वो इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज और कमेंटेटर थे, और 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुस्तकों की ओर। पुस्तक में पहला है 40 Years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। तो इसके लेखक है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। फिर नेक्स्ट है वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। इसके लेखक है शक्ति सिन्हा। फिर नेक्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। तो इसके लेखक है जयराम रमेश। फिर नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड। इसके लेखक है नंदन नीलकेनी और तनुजा भोजवानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खेलकूद। खेलकूद में पहला आता है चर्चित खेल व्यक्तित्व, जिसमें पहला है नंगगोम बाला देवी। तो नंगगोम बाला देवी जो है वो एक्चुअली पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये रेंजर्स फुटबॉल क्लब की ओर से खेल रही थी और मदरवेल फुटबॉल क्लब के खिलाफ इन्होंने
गोल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा जो है वो विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा का आगामी सीजन 2020-21 के लिए दिल्ली क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जो है वो 19 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम को 2023 विश्व कप तक पाकिस्तान का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है जिहान दारूवाला। तो जिहान दारूवाला जो है वो 6 दिसंबर 2020 को साखिर ग्रैंड प्री के दौरान इतिहास रच दिया। वो फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जिहान दारूवाला। नेक्स्ट टॉपिक है आपको कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप 2020। तो देखिए 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2020 को जर्मनी के कोलोन में मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसमें स्वर्ण पदक जो है वो 3 लोगों को दिया गया। सिमरनजीत कौर महिला कैटेगरी में 60 किलोग्राम में, फिर मनीषा महिला कैटेगरी में 57 किलोग्राम और अमित पंघाल पुरुष कैटेगरी में 52 किलोग्राम में। ठीक है, रजत पदक दिया गया है 2 लोगों को और कांस्य पदक दिया गया है 4 लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल। तो देखिए पिछले साल आईओसी में 4 नए खेलों को ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है सर्फिंग, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें शामिल किया जाएगा ब्रेक डांस को। ठीक है, ब्रेक डांस काफ़ी कंट्रीज में लोकप्रिय है और इसे खेल के रूप में देखा जाता है। फिर आपको नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को मंजूरी दी गई है। तो देखिए 20 दिसंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। और ये कौन से खेल होंगे? तो पहला होगा आपको कलाड़ी पट्टियू, फिर है मलखम, फिर है गतका और फिर है थांगता। फिर देखा जाए कलाड़ी पट्टियू के बारे में, तो ये खेल जो है वो आपको उत्पत्ति हुई थी इसकी केरल में और इसे खेलने वाले पूरे विश्व में हैं। जैसे कि बॉलीवुड अभिनेता अगर देखा जाए विद्युत जामवाल तो इसी खेल में से है। ठीक है, फिर आपको है मलखम, इसे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में अब अच्छी तरह जाना जाता है। महाराष्ट्र इस खेल का मुख्य केंद्र है मलखम का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गतका। गतका जो है इस खेल से संबंध आपको पंजाब से है और ये निहंग सिख योद्धाओं का पारंपरिक लड़ाई शैली है। वो इसका उपयोग आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में भी करते हैं। ठीक है, फिर आपको थांगता। थांगता जो है वह मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है जो पिछले कुछ दशकों के दौरान लुप्त होती जा रही है, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मदद से इसे एक बार फिर राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब हम लोग मूव करेंगे दिवस पे। देखिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। फिर 3 दिसंबर को नेक्स्ट है आपको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। तो ये देखा जाए तो कोरोना महामारी के पश्चात विश्व में एक बार फिर बेहतर दिव्यांग समावेशी सुलभ बनाना, ये इसका थीम था। फिर आपको 4 दिसंबर, तो इस दिन आपको नौसेना दिवस मनाया गया। फिर आता है 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया जिसका थीम था मृदा को जीवित रखें, मृदा जैव विविधता की रक्षा करें। फिर आपको 5 दिसंबर में अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और इसका थीम है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। फिर नेक्स्ट है आपको 6 दिसंबर, तो इसका मनाया जाता है नागरिक सुरक्षा दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपको 7 दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जिसका थीम था वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। फिर नेक्स्ट है 9 दिसंबर को, तो इसका है संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधी दिवस। ठीक है, और इसका थीम था रिकवरी विथ इंटीग्रिटी। फिर देखा जाए 10 दिसंबर को, तो इस दिन मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। इसका थीम है मानव अधिकारों को सुनिश्चित कर कोविड-19 संक्रमण से बेहतर तरीके से उबरना। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है आपको 11 दिसंबर, इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, जिसका थीम है पर्वत जैव विविधता। फिर है 14 दिसंबर, उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। 16 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग विजय दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 18 दिसंबर, तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जिसका थीम है री इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। फिर आपको 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा दमन और दीव की मुक्ति दिवस। फिर आपको देखा जाए 20 दिसंबर को, तो इस दिन मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ठीक है। फिर लास्ट है आपको 27 दिसंबर, इस दिन मनाते हैं हम लोग महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर सभी वीडियो के PDF दिए जाते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।